चैप्टर 18 अंतिम संस्कार। मैं दौड़कर सीढ़ियों से नीचे उतरा और दरवाजा खोल दिया। बेशक ये जेकब था। अंधी होने के बावजूद एलिस धीमी नहीं थी। वह दरवाजे से करीब 6 फीट पीछे खड़ा था। उसकी नाक पर झुर्रियां थीं, लेकिन उसका चेहरा नकाब जैसा चिकना था। उसने मुझे बेवकूफ नहीं बनाया। मैं उसके हाथों का हल्का सा कांपना देख सकता था। शत्रुता की भावना उसके भीतर से लहरों की तरह बह निकली। यह उस भयानक दोपहर की याद दिलाती है जब उसने मेरे बजाय सैम को चुना था, और मैंने महसूस किया कि प्रतिक्रिया में मेरी ठुड्डी रक्षात्मक रूप से ऊपर उठ गई। जेकब का खरगोश जेरेड के साथ फुटपाथ पर खड़ा था और एम्ब्री यात्री सीट पर था। मैं समझ गया कि इसका क्या मतलब था। वे उसे अकेले यहाँ आने देने से डर रहे थे। इससे मुझे दुख हुआ और थोड़ा गुस्सा भी आया। कुलीन ऐसे नहीं थे। अरे, मैंने अंततः कहा जब वो कुछ नहीं बोला। जैक ने अपने होंठ भींच लिए, अभी भी दरवाजे से पीछे लटका हुआ था। उसकी आंखें घर के सामने की ओर घूम रही थीं। मैंने दांत पीसते हुए कहा, वह यहाँ नहीं है। तुम्हें कुछ चाहिए? वह झिझका, तुम अकेली हो? हाँ, मैंने आह भरी। क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ? बेशक, आप आ सकते हैं, जेकब। अंदर आइए। जेकब ने अपने कंधे के ऊपर से कार में बैठे अपने दोस्तों की तरफ देखा। मैंने देखा कि एम्ब्री ने अपना सिर थोड़ा सा हिलाया। किसी कारण से ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी। मेरे दांत फिर से भींच गए। चिकन, मैंने धीरे से कहा। जैक की आंखें मेरी ओर घूम गईं। उसकी मोटी काली भौहें उसकी गहरी गहरी आंखों के ऊपर एक उग्र कोण में धंसी हुई थीं। उसका जबड़ा कड़ा हो गया और वह आगे बढ़ गया। जिस तरह से वह फुटपाथ पर आगे बढ़ा और मेरे पास से घर में घुस गया, उसे वर्णन करने का कोई और तरीका नहीं था। मैंने पहले जेरेड और फिर एम्ब्री से नजरें मिलाईं। जिस कठोर नज़र से उन्होंने मुझे देखा, वह मुझे पसंद नहीं आया। क्या उन्होंने सचमुच सोचा था कि मैं जेकब को किसी भी बात से चोट पहुंचाने दूंगी? इससे पहले कि मैं उनके लिए दरवाजा बंद कर देती, जेकब मेरे पीछे हॉल में था और लिविंग रूम में कंबलों की गंदगी को घूर रहा था। स्लम्बर पार्टी? उसने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। हाँ, मैंने उसी स्तर की तीक्ष्णता के साथ उत्तर दिया। मुझे जेकब पसंद नहीं था जब वो इस तरह से व्यवहार करता था। इससे तुम्हें क्या लेना देना? उसने फिर से अपनी नाक सिकोड़ी जैसे उसे कोई अप्रिय गंध आ गई हो। तुम्हारा दोस्त कहाँ है? मैं उसके स्वर में उद्धरण चिन्हों को सुन सकता था। उसे कुछ काम निपटाना था। देखो जेकब, तुम्हें क्या चाहिए? कमरे में कुछ ऐसा था जो उसे और भी बेचैन कर रहा था। उसकी लंबी भुजाएं कांप रही थीं। उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह रसोई की ओर चला गया। उसकी बेचैन आंखें हर जगह घूम रही थीं। मैं उसके पीछे पीछे गया। वह छोटे काउंटर पर आगे पीछे चहलकदमी करता रहा। अरे, मैंने खुद को उसके रास्ते में डालते हुए कहा। उसने चलना बंद कर दिया और मेरी तरफ देखने लगा। तुम्हारी समस्या क्या है? मुझे यहाँ रहना पसंद नहीं है। मैं सिहर उठी और उसकी आंखें कस गईं। तो फिर मुझे खेद है कि तुम्हें आना पड़ा, मैंने बुदबुदाया। तुम मुझे क्यों नहीं बताते कि तुम्हें क्या चाहिए ताकि तुम जा सको? मुझे आपसे बस कुछ सवाल पूछने हैं। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। हमें अंतिम संस्कार के लिए वापस जाना है। ठीक है, तो फिर इसे खत्म कर दो। मैं शायद दुश्मनी में कुछ ज्यादा ही कर रहा था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि उसे पता चले कि इससे उसे कितना दुख हुआ। मुझे पता था कि मैं उचित नहीं था। आखिरकार मैंने कल रात उस खून चूसने वाले को उसके बजाय चुना था। मैंने पहले उसे चोट पहुंचाई थी। उसने गहरी सांस ली और उसकी कांपती हुई उंगलियां अचानक स्थिर हो गईं। उसका चेहरा एक शांत मुखौटे में बदल गया। उन्होंने कहा, कुलिन परिवार का एक सदस्य आपके साथ यहीं रह रहा है? हाँ, एलिस कुलिन। उसने सोच विचार कर सिर हिलाया। वह यहाँ कितने समय के लिए है? जब तक वह चाहेगी। मेरे स्वर में आक्रामकता अभी भी थी। यह एक खुला निमंत्रण है। क्या आपको लगता है कि आप कृपया उसे दूसरे वाले विक्टोरिया के बारे में समझा सकते हैं? मैं पीला पड़ गया। मैंने उसे इस बारे में बताया। उसने सिर हिलाया।
तुम्हें पता होना चाहिए कि हम यहाँ कलन के साथ ही अपनी जमीन की निगरानी कर सकते हैं। तुम सिर्फ लापुश में ही सुरक्षित रहोगे। मैं अब यहाँ तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर सकता। ठीक है, मैंने धीमी आवाज में कहा। फिर उसने पीछे की खिड़की से बाहर देखा। उसने आगे बात नहीं की। बस इतना ही, उसने जवाब देते हुए शीशे पर नजरें गड़ाए रखीं। बस एक और बात। मैंने इंतजार किया, लेकिन उसने आगे बात नहीं की। हाँ, मैंने आखिरकार पूछा, क्या बाकी लोग अब वापस आ रहे हैं? उसने शांत, धीमी आवाज में पूछा। इसने मुझे सैम के हमेशा शांत रहने वाले व्यवहार की याद दिला दी। जेकब सैम की तरह बनता जा रहा था। मुझे आश्चर्य हुआ कि यह बात मुझे इतनी परेशान क्यों कर रही थी। अब कुछ नहीं बोला। उसने मेरे चेहरे की ओर जांचती हुई निगाहों से देखा। अच्छा, उसने पूछा। वो अपने शांत भाव के पीछे तनाव को छिपाने की कोशिश कर रहा था। नहीं, मैंने अंततः कहा, अनिच्छा से। वे वापस नहीं आ रहे हैं। उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। ठीक है, बस इतना ही। मैंने उसे घूर कर देखा। झुंझलाहट फिर से भड़क उठी। अच्छा, अब भागो। जाकर सैम से कहो कि डरावने राक्षस तुम्हें पकड़ने नहीं आ रहे हैं। ठीक है, उन्होंने शांत भाव से दोहराया। ऐसा लग रहा था कि यही था। जेकब रसोई से तेजी से चला गया। मैंने सामने का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनने का इंतज़ार किया, लेकिन मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। मैं स्टोव के ऊपर लगी घड़ी की टिक टिक सुन सकता था, और मैं फिर से आश्चर्यचकित था कि वह कितना शांत हो गया था। ये कैसी आपदा है? मैं इतने कम समय में उससे इतना अलग थलग कैसे हो गया? क्या एलिस के चले जाने के बाद वह मुझे माफ़ कर देगा? अगर वह माफ़ नहीं करता तो क्या होगा? मैं काउंटर पर लेट गया और अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। मैंने सब कुछ इतना खराब कैसे कर दिया? लेकिन मैं क्या अलग कर सकता था? पीछे मुड़कर देखने पर भी मैं कोई बेहतर तरीका, कोई सही रास्ता नहीं सोच पाया। बेला, जेकब ने परेशान स्वर में पूछा। मैंने अपना चेहरा अपने हाथों से हटाया और देखा कि जेकब रसोई के दरवाजे पर झिझक रहा था। जब मैंने सोचा था तब तक वह नहीं गया था। जब मैंने अपने हाथों में चमकती हुई साफ बूंदें देखी, तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं रो रही थी। जेकब का शांत भाव गायब हो गया था। उसका चेहरा चिंतित और अनिश्चित था। वह जल्दी से वापस आकर मेरे सामने खड़ा हो गया, अपना सिर झुका लिया ताकि उसकी आंखें मेरी आंखों के बराबर हो जाएं। मैंने फिर ऐसा किया है न? क्या किया? मैंने फटी हुई आवाज में पूछा। मैंने अपना वादा तोड़ दिया। माफ कीजिए। ठीक है, मैंने बुदबुदाया। इस बार मैंने ही इसकी शुरुआत की थी। उसका चेहरा बिगड़ गया। मुझे पता था कि तुम उनके बारे में क्या सोचती हो। मुझे इस तरह से आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए था। मैं उसकी आंखों में घृणा देख सकता था। मैं उसे समझाना चाहता था कि एलिस वास्तव में कैसी थी, उसके द्वारा किए गए निर्णयों के विरुद्ध उसका बचाव करना चाहता था, लेकिन कुछ ने मुझे चेतावनी दी कि अभी समय नहीं था। तो मैंने फिर कहा, माफ कीजिए। चलो इसकी चिंता मत करो, ठीक है। वो बस मिलने आई है न? वह चली जाएगी और सब कुछ सामान्य हो जाएगा। क्या मैं एक ही समय में तुम दोनों का दोस्त नहीं बन सकता? मैंने पूछा। मेरी आवाज में मेरी पीड़ा का एक रत्ती भी अंश छिपा नहीं था। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कर सकते हो। मैंने सूंघते हुए उसके बड़े पैरों को देखा। लेकिन तुम इंतजार करोगे, है न? तुम अब भी मेरे दोस्त रहोगे, भले ही मैं भी एलिस से प्यार करता हूँ। मैंने ऊपर नहीं देखा, क्योंकि मुझे डर था कि वो आखिरी हिस्से के बारे में क्या सोचेगा। उसे जवाब देने में 1 मिनट लग गया, इसलिए शायद मैंने सही किया कि मैंने नहीं देखा। हाँ, मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त रहूंगा, उसने रूखेपन से कहा। चाहे तुम्हें कुछ भी पसंद हो। वादा करना, वादा करना। मैंने महसूस किया कि उसकी बाहें मेरे चारों ओर लिपटी हुई हैं, और मैं उसकी छाती से सट गई। अभी भी नाक बह रही थी। ये बहुत बुरा है। हाँ। फिर उसने मेरे बालों को सूंघा और कहा, उई। क्या? मैंने पूछा। मैंने देखा कि उसकी नाक फिर से सिकुड़ गई थी। हर कोई मेरे साथ ऐसा क्यों करता रहता है? मुझे बदबू नहीं आती। वह थोड़ा मुस्कुराया। हाँ,
तुम भी उनकी तरह महकते हो। ब्लीच, बहुत मीठा, बीमार करने वाला मीठा और बर्फीला, इससे मेरी नाक जल जाती है। सच में यह अजीब था। एलिस की खुशबू अविश्वसनीय रूप से बढ़िया थी, वैसे भी एक इंसान के लिए। लेकिन फिर एलिस को क्यों लगा कि मेरी भी खुशबू आती है। इससे उसकी मुस्कान गायब हो गई। हाँ, शायद मेरी खुशबू भी उसे अच्छी नहीं लगती। हाँ ठीक है, तुम दोनों की खुशबू मुझे अच्छी लग रही है। मैंने फिर से अपना सिर उसके ऊपर टिका दिया। जब वह मेरे दरवाजे से बाहर निकलेगा तो मुझे उसकी बहुत याद आएगी। यह एक बुरा कैच-22 था। एक तरफ मैं चाहता था कि एलिस हमेशा के लिए मेरे साथ रहे। जब वह मुझे छोड़कर चली जाएगी तो मैं प्रतीकात्मक रूप से मरने वाला था। लेकिन मैं जैक को देखे बिना कुछ समय के लिए कैसे रह सकता था। क्या गड़बड़ है, मैंने फिर से सोचा। मुझे तुम्हारी याद आएगी, जेकब ने फुसफुसाते हुए कहा, मेरे विचारों को दोहराते हुए। हर मिनट। मुझे उम्मीद है कि वह जल्द ही चली जाएगी। वास्तव में ऐसा होना आवश्यक नहीं है, जैक। उसने आह भरी। हाँ, सच में, बेला, तुम उससे प्यार करती हो, इसलिए बेहतर होगा कि मैं उसके आसपास भी न जाऊं। मुझे यकीन नहीं है कि मैं इतना संयमित हूं कि यह सब झेल सकूं। अगर मैंने संधि तोड़ी तो सैम नाराज हो जाएगा। और उसकी आवाज़ व्यंग्यात्मक हो गई। अगर मैं तुम्हारे दोस्त को मार दूं तो शायद तुम्हें ये बहुत अच्छा न लगे। जब उसने ये कहा तो मैं उससे दूर हट गया, लेकिन उसने अपनी बाहें और कस लीं, मुझे भागने नहीं दिया। सच से बचने का कोई मतलब नहीं है। चीजें ऐसी ही होती हैं, बेल्स। मुझे चीजें इस तरह पसंद नहीं हैं। जेकब ने एक हाथ मुक्त किया ताकि वह अपना बड़ा भूरा हाथ मेरी ठोड़ी के नीचे रख सके और मुझे उसकी ओर देखने के लिए मजबूर कर सके। हाँ, जब हम दोनों इंसान थे तो यह आसान था, है न? एक कहावत में, हम एक दूसरे को बहुत देर तक देखते रहे। उसका हाथ मेरी त्वचा पर सुलग रहा था, मेरे चेहरे पर। मुझे पता था कि वहाँ सिर्फ उदासी थी। मैं अभी अलविदा नहीं कहना चाहता था, चाहे कितने भी कम समय के लिए ही क्यों न हो। पहले तो उसके चेहरे पर मेरा चेहरा झलक रहा था, लेकिन फिर जब हम दोनों में से किसी ने भी नजरें नहीं हटाईं तो उसका चेहरा बदल गया। उसने मुझे छोड़ दिया, अपना दूसरा हाथ उठाकर अपनी उंगलियों को मेरे गालों पर फिराया और उन्हें मेरे जबड़े तक ले गया। मैं महसूस कर सकता था कि उसकी उंगलियां कांप रही थीं, इस बार गुस्से से नहीं। उसने अपनी हथेली मेरे गाल पर दबाई, जिससे मेरा चेहरा उसके जलते हुए हाथों के बीच फंस गया। बेला, वो फुसफुसाया। मैं जम गया था। नहीं, मैंने अभी तक ये निर्णय नहीं लिया था। मुझे नहीं पता था कि मैं ये कर पाऊंगी या नहीं, और अब मेरे पास सोचने का समय नहीं था। लेकिन मैं मूर्ख होती अगर मैं सोचती कि उसे अभी अस्वीकार करने से कोई परिणाम नहीं होगा। मैंने उसे घूर कर देखा। वह मेरा जेकब नहीं था, लेकिन हो सकता था। उसका चेहरा जाना पहचाना और प्यारा था। कई मायनों में मैं उससे प्यार करता था। वह मेरा आराम था, मेरा सुरक्षित ठिकाना। अभी मैं उसे अपना बनाने का चुनाव कर सकता था। एलिस कुछ समय के लिए वापस आ गई थी, लेकिन इससे कुछ नहीं बदला। सच्चा प्यार हमेशा के लिए खो गया था। राजकुमार मुझे मेरी जादुई नींद से जगाने के लिए कभी वापस नहीं आने वाला था। मैं कोई राजकुमारी नहीं थी, आखिरकार। तो दूसरे चुंबनों के लिए परिकथा प्रोटोकॉल क्या था? सांसारिक किस्म का जो किसी जादू को न तोड़े। शायद यह आसान होगा जैसे उसका हाथ थामना या उसकी बाहें मेरे चारों ओर होना। शायद यह अच्छा लगेगा, शायद यह विश्वासघात जैसा महसूस न हो। इसके अलावा मैं आखिर किसके साथ विश्वासघात कर रहा था? सिर्फ अपने आप के साथ। जेकब ने मेरी ओर नजरें गड़ाए हुए अपना चेहरा मेरी ओर झुकाना शुरू कर दिया, और मैं अभी भी पूरी तरह से अनिर्णित थी। फोन की तीखी घंटी ने हम दोनों को चौंका दिया, लेकिन इससे उसका ध्यान भंग नहीं हुआ। उसने अपना हाथ मेरी ठोड़ी के नीचे से निकाला और रिसीवर पकड़ने के लिए मेरे ऊपर से बढ़ा, लेकिन फिर भी उसने मेरे चेहरे को मेरे गाल पर हाथ रखकर सुरक्षित रूप से पकड़ रखा था। उसकी गहरी आंखों ने मेरी आंखों को मुक्त नहीं किया। मैं इतनी उलझन में थी कि प्रतिक्रिया करने के लिए, यहाँ तक कि ध्यान भटकाने का फायदा उठाने के लिए भी नहीं।
हंस निवास, जेकब ने कहा, उसकी कर्कश आवाज धीमी और तीव्र थी। किसी ने उत्तर दिया, और जेकब एक पल में बदल गया। वह सीधा हो गया, और उसका हाथ मेरे चेहरे से हट गया। उसकी आंखें सपाट हो गईं, उसका चेहरा खाली हो गया, और मैं अपने कॉलेज के बचे हुए पैसे पर शर्त लगा सकता था कि यह एलिस थी। मैंने अपने आप को संभाला और फोन के लिए हाथ आगे बढ़ाया। जेकब ने मेरी बात अनसुनी कर दी। वो यहाँ नहीं है, जेकब ने कहा, और उसके शब्द धमकी भरे थे। बहुत ही संक्षिप्त उत्तर आया, ऐसा लगा कि अधिक जानकारी के लिए अनुरोध किया गया है, क्योंकि उन्होंने अनिच्छा से कहा, वो अंतिम संस्कार में है। फिर जेकब ने फोन रख दिया। गंदा खून चूसने वाला, उसने दबी आवाज में कहा। उसने जो चेहरा मेरी तरफ घुमाया, वह फिर से कड़वा मुखौटा बन गया था। तुमने अभी किससे बात करना बंद कर दिया? मैं गुस्से से बोली। मेरे घर में, और मेरे फोन पर। आराम से। उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। वह कौन था वह? उन्होंने शीर्षक पर व्यंग्य किया, डॉक्टर कार्लिसले कुलेन। तुमने मुझे उससे बात क्यों नहीं करने दी? उसने तुम्हारे बारे में नहीं पूछा, जेकब ने ठंडे स्वर में कहा। उसका चेहरा कोमल, भावहीन था, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पूछा कि चाली कहाँ है और मैंने उसे बता दिया। मुझे नहीं लगता कि मैंने शिष्टाचार का कोई नियम तोड़ा है। तुम मेरी बात सुनो, जेकब ब्लैक। लेकिन जाहिर है कि वह सुन नहीं रहा था। उसने जल्दी से अपने कंधे पर देखा, जैसे किसी ने दूसरे कमरे से उसका नाम पुकारा हो। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका शरीर अकड़ गया, फिर वह कांपने लगा। मैंने भी ध्यान से सुना, लेकिन कुछ नहीं सुना। अलविदा, बेल्स, उसने थूका और सामने के दरवाजे की ओर चला गया। मैं उसके पीछे दौड़ा, यह क्या है? और फिर मैं उससे टकरा गया। जैसे ही वह अपनी एड़ियों पर पीछे की ओर झुका, दबी हुई आवाज में गालियां दे रहा था। वो फिर घूम गया, जिससे मैं एक तरफ गिर गया। मैं लड़खड़ा गया और जमीन पर गिर गया, मेरे पैर उसके पैरों में उलझ गए। आओ, गोली मारो। मैंने विरोध किया क्योंकि उसने जल्दी से एक एक करके अपने पैरों को मुक्त कर दिया। जब वो पीछे के दरवाजे की ओर भागा तो मैंने खुद को संभालने का प्रयास किया, वह अचानक फिर से जम गया। एलिस सीढ़ियों के नीचे निश्चल खड़ी रही। बेला, वो घुटी हुई बोली। मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उसके पास पहुंचा। उसकी आंखें चकरा गई थीं और बहुत दूर थीं, उसका चेहरा खींचा हुआ और हड्डी से भी ज्यादा सफेद था। उसका पतला शरीर एक आंतरिक उथल-पुथल से कांप रहा था। एलिस, क्या हुआ? मैं चिल्लाया। मैंने उसके चेहरे पर हाथ रखा और उसे शांत करने की कोशिश की। उसकी आंखें अचानक मेरी ओर केंद्रित हो गईं, दर्द से चौड़ी हो गईं। एडवर्ड, वह केवल फुसफुसाए। मेरे शरीर ने मेरी प्रतिक्रिया को समझने की तुलना में तेजी से प्रतिक्रिया की। मुझे पहले समझ में नहीं आया कि कमरा क्यों घूम रहा था या मेरे कानों में खोखली गर्जना कहाँ से आ रही थी। मेरा दिमाग काम कर रहा था, एलिस के उदास चेहरे को समझने में असमर्थ था और यह एडवर्ड से कैसे संबंधित हो सकता है, जबकि मेरा शरीर पहले से ही लड़खड़ा रहा था, वास्तविकता से टकराने से पहले बेहोशी से राहत की तलाश कर रहा था। सीढ़ियां अजीब कोण पर झुकी हुई थीं। जेकब की उग्र आवाज अचानक मेरे कानों में पड़ी, जो गंदी गालियां बक रहा था। मुझे एक अस्पष्ट अस्वीकृति महसूस हुई। उसके नए दोस्त स्पष्ट रूप से एक बुरा प्रभाव थे। मैं सोफे पर लेटा हुआ था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं वहां कैसे पहुंचा, और जेकब अभी भी गालियां दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे भूकंप आ गया हो और सोफा मेरे नीचे हिल रहा था। तुमने उसके साथ क्या किया? उसने पूछा। एलिस ने उसे अनदेखा किया। बेला, जल्दी से बाहर निकलो। हमें जल्दी करनी होगी। पीछे रहो, जेकब ने चेतावनी दी। शांत हो जाओ, जेकब ब्लैक, एलिस ने आदेश दिया। तुम उसके इतने करीब ऐसा नहीं करना चाहोगे। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि मुझे अपना ध्यान केंद्रित रखने में कोई समस्या होगी, लेकिन उनकी आवाज़ थोड़ी ठंडी लग रही थी। एलिस, मेरी आवाज़ कमज़ोर थी। क्या हुआ? मैंने पूछा, हालांकि मैं सुनना नहीं चाहता था। मुझे नहीं पता, वह अचानक चिल्लाई। वह क्या सोच रहा है? चक्कर आने के बावजूद मैंने खुद को ऊपर खींचने की कोशिश की।
मुझे एहसास हुआ कि संतुलन के लिए मैं जेकब की बांह पकड़ रहा था। वो हिल रहा था, सोफा नहीं। एलिस अपने बैग से एक छोटा सा सिल्वर फोन निकाल रही थी, तभी मेरी नज़र उस पर पड़ी। उसकी उंगलियां इतनी तेजी से नंबर डायल कर रही थीं कि वे धुंधले लग रहे थे। रोज, मुझे कार्लिस लेनो से बात करनी है। उसकी आवाज़ शब्दों के बीच से गुजरी। ठीक है, जैसे ही वह वापस आएगा। नहीं, मैं विमान से जाऊंगी। देखो, क्या तुमने एडवर्ड से कुछ सुना है? एलिस अब रुक गई और हर पल उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसके मुंह से भय से ओ की ध्वनि निकली और फोन उसके हाथ में कांपने लगा। क्यों? वह चौंकी। तुम ऐसा क्यों करोगी, रोज़ली? जवाब जो भी था, उसने गुस्से से उसके जबड़े कस दिए। उसकी आंखें चमक उठीं और सिकुड़ गईं। ठीक है, तुम दोनों मामलों में गलत हो, रोज़ली, इसलिए यह एक समस्या होगी, क्या तुम्हें नहीं लगता? उसने तीखी आवाज में पूछा। हाँ, ये सही है। वह बिल्कुल ठीक है, मैं गलत थी। यह एक लंबी कहानी है। लेकिन तुम उस हिस्से के बारे में भी गलत हो, इसलिए मैं फ़ोन कर रही हूँ। हाँ, बिल्कुल यही मैंने देखा। एलिस की आवाज़ बहुत कठोर थी और उसके होंठ उसके दांतों से पीछे खींचे हुए थे। इसके लिए थोड़ी देर हो चुकी है, रोज़। अपना पश्चाताप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बचाकर रखें जो इस पर विश्वास करता हो। एलिस ने अपनी उंगलियों को तेजी से मोड़ते हुए फ़ोन बंद कर दिया। जब वह मेरी ओर मुड़ी तो उसकी आंखें पीड़ा से भरी हुई थीं। एलिस, मैंने जल्दी से कहा। मैं उसे अभी बोलने नहीं दे सकता था। मुझे कुछ सेकंड और चाहिए थे इससे पहले कि वह बोले और उसके शब्दों ने मेरी बची हुई जिंदगी को नष्ट कर दिया। एलिस, कार्लिसल वापस आ गया है, वैसे भी। उसने अभी कुछ समय पहले फ़ोन किया था। वह मेरी ओर शून्य भाव से देखने लगी। कितनी देर पहले? उसने खोखली आवाज़ में पूछा। तुम्हारे आने से आधा मिनट पहले। उसने क्या कहा? अब वह सचमुच ध्यान केंद्रित करके मेरे उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी। मैंने उससे बात नहीं की। मेरी नज़रें जेकब पर पड़ीं। एलिस ने अपनी गहरी निगाह उस पर घुमाई। वह झेप गया, लेकिन मेरे बगल में अपनी जगह पर खड़ा रहा। वह अजीब तरह से बैठा था, मानो वह अपने शरीर से मुझे बचाने की कोशिश कर रहा हो। उसने चाली के बारे में पूछा और मैंने उसे बताया कि चाली यहाँ नहीं है, जेकब ने नाराजगी से कहा। क्या यही सब कुछ है? एलिस ने पूछा, उसकी आवाज़ बर्फ की तरह जमी हुई थी। फिर उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। जेकब ने जवाब दिया। उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपन हुआ, जिससे मैं भी हिल गया। तुमने उससे कहा था कि चाली अंतिम संस्कार में था, मैंने उसे याद दिलाया। एलिस ने अपना सिर मेरी ओर झटका, उसके शब्द वास्तव में क्या थे? उसने कहा, वो यहाँ नहीं है, और जब कार्लिसले ने पूछा कि चाली कहाँ है, तो जेकब ने कहा, अंतिम संस्कार में। एलिस करा उठी और घुटनों के बल बैठ गई। मुझे बताओ एलिस, मैंने फुसफुसाया। फ़ोन पर कार्लिसले नहीं था, उसने निराश होकर कहा। क्या तुम मुझे झूठा कह रहे हो? जेकब मेरे पास से चिल्लाया। एलिस ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए मेरे हैरान चेहरे पर ध्यान केंद्रित किया। वह एडवर्ड था, शब्द बस घुटी हुई फुसफुसाहट थे। उसे लगता है कि तुम मर चुकी हो। मेरा दिमाग फिर से काम करने लगा। ये शब्द वे नहीं थे जिनसे मैं डर रहा था, और राहत ने मेरे दिमाग को शांत कर दिया। रोज़ली ने उससे कहा था कि मैंने खुद को मार डाला, है न? मैंने शांत होते हुए आह भरते हुए कहा। हाँ, एलिस ने स्वीकार किया, उसकी आंखें फिर से चमक उठीं। अपने बचाव में, उसने सच में इस पर विश्वास किया। वे मेरी दृष्टि पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं, किसी ऐसी चीज़ के लिए जो इतनी अपूर्ण रूप से काम करती है। लेकिन उसे यह बताने के लिए उसे ढूंढना। क्या उसे एहसास नहीं हुआ? यह परवाह नहीं। उसकी आवाज़ भय से धीमी पड़ गई। और जब एडवर्ड ने यहाँ फ़ोन किया, तो उसने सोचा कि जेकब का मतलब मेरा अंतिम संस्कार था। मुझे एहसास हुआ। ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं उसकी आवाज़ से सिर्फ कुछ इंच की दूरी पर कितनी करीब थी। मेरे नाखून जेकब की बाह में धंस गए, लेकिन वह नहीं हिला। एलिस ने मुझे अजीब तरह से देखा। तुम परेशान नहीं हो? उसने फुसफुसाते हुए कहा। ठीक है,
ये वाकई बहुत खराब समय है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। अगली बार जब वह फ़ोन करेगा तो कोई उसे बताएगा। क्या सच में? मैं चुप हो गया। उसकी निगाहों ने मेरे गले में शब्दों को दबा दिया। वह इतनी घबराई हुई क्यों थी? उसका चेहरा अब दया और भय से क्यों विकृत हो रहा था? उसने अभी फ़ोन पर रोज़ली से क्या कहा था? उसने जो कुछ देखा था उसके बारे में कुछ? और रोज़ली का पश्चाताप? रोज़ली मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए कभी भी पश्चाताप महसूस नहीं करेगी। लेकिन अगर उसने अपने परिवार को चोट पहुंचाई होती, अपने भाई को चोट पहुंचाई होती। बेला, एलिस फुसफुसाया, एडवर्ड फिर से फ़ोन नहीं करेगा। उसने उस पर विश्वास किया। मत समझो। मेरे मुंह ने हर शब्द को चुपचाप बोला। मैं उन शब्दों को कहने के लिए अपनी सांस नहीं रोक पाया जिससे वह समझा सके कि इसका क्या मतलब है। वह इटली जा रहा है। मुझे इसे समझने में एक दिल की धड़कन जितनी देर लगी। जब एडवर्ड की आवाज़ अब मेरे पास वापस आई, तो यह मेरे भ्रम की सही नकल नहीं थी। यह मेरी यादों की कमज़ोर, सपाट आवाज़ थी। लेकिन सिर्फ शब्द ही मेरे सीने को चीरकर उसे खुला छोड़ देने के लिए काफ़ी थे। उस समय के शब्द जब मैं अपनी सारी संपत्ति या उधार की बाजी लगा सकती थी इस बात पर कि वह मुझसे प्यार करता था। खैर, मैं तुम्हारे बिना नहीं जीने वाला था, उसने कहा था जब हम रोमियो और जूलियट को मरते हुए देख रहे थे, यहीं इसी कमरे में। लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि यह कैसे करना है। मुझे पता था कि एमिट और जेस्पर कभी मदद नहीं करेंगे। इसलिए मैं सोच रहा था कि शायद मैं पूरी तरह से जाकर वोल्टुरी को भड़काने के लिए कुछ करूं। तुम उन्हें परेशान मत करो। जब तक तुम मरना नहीं चाहते, जब तक आप मरना नहीं चाहते, तब तक नहीं। नहीं, फुसफुसाए शब्दों के बाद आधी चीखी हुई इनकार इतनी जोरदार थी कि हम सब चौंक गए। मुझे लगा कि मेरे चेहरे पर खून दौड़ रहा है क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि उसने क्या देखा था। नहीं, 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 नहीं। वह ऐसा नहीं कर सकता। वह ऐसा नहीं कर सकता। जैसे ही आपके मित्र ने पुष्टि की कि आपको बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी है, उसने अपना मन बना लिया। लेकिन वह चला गया। वह अब मुझे नहीं चाहता था। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? वह जानता था कि मैं कभी न कभी मर जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि उसने कभी भी आपसे ज्यादा जीने की योजना बनाई थी। एलिस ने धीरे से कहा। उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं चिल्लाई। अब मैं अपने पैरों पर खड़ी थी और जेकब अनिश्चितता से उठकर फिर से एलिस और मेरे बीच में खड़ा हो गया। ओह, रास्ते से हट जाओ, जेकब। मैंने हताश अधीरता के साथ उसके कांपते शरीर के चारों ओर कोहनी घुमाई। हम क्या करें? मैंने एलिस से विनती की। कुछ तो होना ही था। क्या हम उसे नहीं बुला सकते? क्या कार्लिसले? वह अपना सिर हिला रही थी। ये पहली चीज थी जो मैंने आजमाई। उसने अपना फ़ोन रियो में कूड़ेदान में छोड़ दिया था, किसी ने उसका जवाब दिया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने पहले कहा था कि हमें जल्दी करनी है। जल्दी कैसे? चलो, जो भी हो, करते हैं। बेला, मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे ये पूछ सकती हूँ। वह अनिर्णय में बोल पड़ी। मुझसे पूछो, मैंने आदेश दिया। उसने अपने हाथ मेरे कंधों पर रखे, मुझे अपनी जगह पर रखा। उसकी उंगलियां अपने शब्दों पर जोर देने के लिए छिटपुट रूप से मुड़ी हुई थीं। शायद हम पहले ही बहुत देर हो चुकी हैं। मैंने उसे वोल्टुरी के पास जाते देखा और मरने के लिए कह रहा था। हम दोनों ही घबरा गए और मेरी आंखें अचानक अंधी हो गईं। मैं आंसुओं को देखकर बुखार से पलकें झपकाने लगा। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि वे क्या चुनते हैं। जब तक वे कोई निर्णय नहीं ले लेते, मैं यह नहीं देख सकता। लेकिन अगर वे मना कर देते हैं, और वे ऐसा कर सकते हैं, एरो कार्लिसले का शौकीन है और उसे नाराज नहीं करना चाहेगा, एडवर्ड के पास एक बैकअप योजना है। वे अपने शहर के प्रति बहुत सुरक्षात्मक हैं। अगर एडवर्ड कुछ करता है शांति भंग करने के लिए, उसे लगता है कि वे उसे रोकने के लिए कार्रवाई करेंगे। और वह सही है, वे ऐसा करेंगे। मैं हताशा में अपना जबड़ा भींचे हुए उसे घूरता रहा। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं सुना था जो यह समझा सके कि हम अभी भी यहाँ क्यों खड़े हैं। इसलिए यदि वे उसका पक्ष लेने के लिए सहमत हो जाते हैं, तो हम बहुत देर कर चुके होंगे।
यदि वे मना कर देते हैं और वह उन्हें जल्दी से नाराज करने की योजना बना लेता है, तो हम बहुत देर कर चुके होंगे। यदि वह अपनी अधिक नाटकीय प्रवृत्ति के आगे झुक जाता है, तो हमारे पास समय हो सकता है। सुनो बेला, चाहे हम समय पर हो या नहीं, हम वोल्तुरी शहर के बीचों बीच होंगे। अगर वह सफल होता है तो मुझे उसका साथी माना जाएगा। तुम एक ऐसी इंसान हो जो न केवल बहुत कुछ जानती हो, बल्कि बहुत अच्छी खुशबू भी देती हो। इस बात की बहुत संभावना है कि वे हम सभी को मार देंगे, हालांकि तुम्हारे मामले में ये सज़ा नहीं बल्कि खाने का समय होगा। यही वजह है जो हमें यहाँ रोके हुए है। मैंने अविश्वास में पूछा, अगर आपको डर लगता है तो मैं अकेले ही जाऊंगा। मैंने मन ही मन हिसाब लगाया कि मेरे खाते में कितना पैसा बचा है और सोचा कि क्या एलिस मुझे बाकी पैसे उधार देगी। मुझे तो बस तुम्हारे मारे जाने का डर है। मैंने घृणा से नाक भान सिकुड़ी। मैं लगभग हर रोज खुद को मार डालता हूँ। मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तुम चार्ली को एक नोट लिखो। मैं एयरलाइंस को फ़ोन करूँगा। चार्ली, मैंने हौंफते हुए कहा। ऐसा नहीं है कि मेरी उपस्थिति उसे सुरक्षित रख रही थी, लेकिन क्या मैं उसे यहाँ अकेले छोड़ सकता था? मैं चार्ली को कुछ नहीं होने दूंगा। जेकब की धीमी आवाज़ कर्कश और गुस्से से भरी थी। संधि को खत्म करो। मैंने उसकी ओर देखा और वह मेरे घबराए हुए चेहरे को देखकर क्रोधित हो गया। जल्दी करो बेला, एलिस ने तत्काल बीच में टोकते हुए कहा। मैं रसोई की ओर भागा, दराजों को खोला और सामान को फर्श पर फेंका और पेन ढूंढने लगा। एक चिकने, भूरे हाथ ने एक पेन मेरी ओर बढ़ाया। धन्यवाद, मैंने दांतों से ढक्कन हटाते हुए बुदबुदाया। उसने चुपचाप मुझे कागज का वह पैड थमा दिया जिस पर हम फोन संदेश लिखते थे। मैंने ऊपर की शीट फाड़कर अपने कंधे पर डाल ली। पापा, मैंने लिखा है। मैं एलिस के साथ हूँ। एडवर्ड मुश्किल में है। जब मैं वापस आऊँगा तो आप मुझे घर से निकाल सकते हैं। मुझे पता है कि यह बुरा समय है। बहुत खेद है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बेला, मत जाओ, जेकब ने फुसफुसाते हुए कहा। अब जब एलिस नज़रों से ओझल हो गई थी, तो सारा गुस्सा गायब हो गया था। मैं उससे बहस करके समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। कृपया 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 चार्ली का ख्याल रखना, मैंने कहा और वापस सामने के कमरे में भाग गया। एलिस अपने कंधे पर बैग लटकाए दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। अपना बटुआ ले लो, तुम्हें पहचान पत्र की जरूरत पड़ेगी। कृपया मुझे बताओ कि तुम्हारे पास पासपोर्ट है। मेरे पास नकली पासपोर्ट बनाने का समय नहीं है। मैंने सिर हिलाया और फिर सीढ़ियों से ऊपर की ओर दौड़ा। मेरे घुटने कृतज्ञता से कमजोर हो गए थे कि मेरी माँ मैक्सिको के एक समुद्र तट पर फिर से शादी करना चाहती थी। बेशक उसकी सभी योजनाओं की तरह ये भी विफल हो गई, लेकिन इससे पहले कि मैं उसके लिए सभी व्यावहारिक व्यवस्थाएं कर लेता, मैं अपने कमरे में घुस गया। मैंने अपना पुराना बटुआ, एक साफ्ती शर्ट और स्वेट पैंट अपने बैग में ठूंस लिया और फिर अपना टूथब्रश उसके ऊपर रख दिया। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा। इस समय तक मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं लगभग दम तोड़ चुका था। कम से कम पिछली बार के विपरीत, जब मैं प्यासे पिशाचों से बचने के लिए फोक्स से भागा था, न कि उन्हें खोजने के लिए, तो मुझे चार्ली को व्यक्तिगत रूप से अलविदा नहीं कहना पड़ेगा। जेकब और एलिस खुले दरवाजे के सामने किसी तरह के टकराव में उलझे हुए थे, एक दूसरे से इतनी दूर खड़े थे कि पहली नज़र में आपको लगेगा ही नहीं कि वे बातचीत कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि उनमें से किसी ने भी मेरे शोर मचाने पर ध्यान नहीं दिया। कभी कभी तुम खुद पर नियंत्रण रख सकती हो, लेकिन तुम उसे इन जोंकों के पास ले जा रही हो। जेकब गुस्से से उस पर आरोप लगा रहा था। हाँ, तुम सही कह रहे हो, कुत्ते। एलिस भी गुर्रा रही थी। वोल्टुरी हमारी प्रजाति का सार है। वे ही कारण है कि जब तुम मुझे सूंघते हो तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वे तुम्हारे बुरे सपनों का सार हैं, तुम्हारी प्रवृत्ति के पीछे का भय। मैं इससे अनजान नहीं हूँ, और तुम उसे पार्टी में शराब की बोतल की तरह ले जाते हो। वह चिल्लाया। तुम्हें लगता है कि अगर मैं उसे यहाँ अकेला छोड़ दूँ और विक्टोरिया उसका पीछा करती रहे तो उसका भला होगा? हम रेडहेड को संभाल सकते हैं। तो फिर वह अभी भी शिकार क्यों कर रही है?
जेकब गुर्राया और उसके धड़ में एक सिहरन दौड़ गई। बंद करो, मैंने अधीरता से उन दोनों पर चिल्लाते हुए कहा। जब हम वापस आएंगे तब बहस करेंगे, चलो। एलिस कार की ओर मुड़ी और जल्दबाजी में गायब हो गई। मैं भी उसके पीछे भागा और अपने आप ही रुककर दरवाज़ा बंद कर लिया। जेकब ने कांपते हुए हाथ से मेरी बाँह पकड़ी। प्लीज़ बेला, मैं भीख मांग रहा हूँ। उसकी गहरी आंखें आंसुओं से चमक रही थीं। मेरे गले में गांठ सी भर गई। जैक, मुझे करना होगा, लेकिन तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें वाकई इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ मेरे साथ रह सकती हो। तुम जिंदा रह सकती हो। चाली के लिए, मेरे लिए। कार्लिसले की मर्सिडीज का इंजन घुरा रहा था। जब एलिस ने अधीरता से उसे तेज किया तो उसकी धड़कन की लय और भी तेज हो गई। मैंने अपना सिर हिलाया, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपना हाथ छुड़ाया और उसने मुझसे लड़ाई नहीं की। मत मरो, बेला, उसने घुटते हुए कहा। मत जाओ, मत जाओ। क्या होगा अगर मैं उसे फिर कभी न देख सकूं? इस विचार ने मुझे खामोश आंसुओं से आगे धकेल दिया। मेरे सीने से एक सिसकी फूट पड़ी। मैंने अपनी बाहें उसकी कमर में डाल दी और एक बहुत ही कम समय के लिए गले लगी, अपने आंसुओं से भीगे चेहरे को उसकी छाती से सटा दिया। उसने अपना बड़ा हाथ मेरे बालों के पीछे रखा, मानो मुझे वहां थामना चाहता हो। बाय, जैक। मैंने उसके हाथ को अपने बालों से हटाया और उसकी हथेली को चूमा। मैं उसके चेहरे को देखना बर्दाश्त नहीं कर सका। माफ करना, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। फिर मैं घूमा और कार की तरफ दौड़ा। यात्री की तरफ का दरवाज़ा खुला था और इंतज़ार कर रहा था। मैंने अपना बैग हेडरेस्ट पर फेंका और अंदर घुस गया और पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया। चाली का ख्याल रखना। मैंने खिड़की से बाहर चिल्लाने के लिए मुड़कर देखा, लेकिन जेकब कहीं नज़र नहीं आया। जैसे ही एलिस ने गैस पर जोर लगाया और टायरों से इंसानों की चीखें निकलने लगीं, हमें सड़क की ओर घुमाया। मैंने पेड़ों के किनारे के पास सफ़ेद रंग का एक टुकड़ा देखा। जूते का एक टुकड़ा।